संसद के मॉनसून सत्र में इस बार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी कई तरह की मुश्किलें होने वाली है। यह सत्र बहुत आसान नहीं गुजरेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्षी पार्टियां पहले से तैयारी कर रही हैं और दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी तैयारी चल रही है पहले से। सरकार को कुछ ऐसे एजेंडे सेट करने हैं जिनके आधार पर आगे के चुनाव लड़े जाने। इस साल के अंत में जो चुनाव होने हैं उनका एजेंडा हो सकता है तय हो इसी सत्र से, और विपक्ष को भी कुछ ऐसे एजेंडे तय करने हैं जिन पर वो सरकार को घेरेगी। इसलिए जैसे ही संसद सत्र की घोषणा हुई है वैसे ही दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये अनायास नहीं है कि विपक्षी पार्टियों ने अपनी जो बैठक रखी है, दूसरी बैठक जो रखी है एकजुटता बनाने की और मोर्चा बनाने की, जो दूसरी बैठक रखी है वो बेंगलुरु में रखी है, कर्नाटक में रखी है और 17-18 जुलाई को रखी है। 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होना है और 17-18 जुलाई को विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में बैठक करेंगी। तो इसका मतलब है एक तरह से ये जो बैठक है वो एक तरह से संसद की संसदीय रणनीति बनाने की बैठक हो गई है। उसका आभास ऐसा लग रहा है जैसे फ्लोर कोऑर्डिनेशन की बैठक होने वाली है, जो पहले आमतौर पर सत्र शुरू होने से 1-2 दिन पहले दिल्ली में होती थी, या सत्र शुरू हो जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष जो थे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके चैम्बर में होती थी। तो इस तरह की बैठक लग रहा है कि बेंगलुरु में होगी। 2 दिन विपक्षी पार्टियों के नेता सत्र से ठीक पहले 2 दिन वहां माथापच्ची करेंगे, मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। उसमें निश्चित रूप से संसदीय रणनीति पर भी बातचीत होगी। यह अनायास नहीं है कि 17-18 जुलाई की तारीख तय हुई। जो बैठक पहले 12 जुलाई को होनी थी शिमला में वो टली, हुआ बात तय हुआ कि 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी। फिर अब तय हुआ है कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी और 20 जुलाई से संसद का सत्र चलेगा। तो एक तरफ विपक्ष अपनी इस तरह की तैयारियां कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार की अपनी तैयारी है। पहले सरकार का जो एजेंडा होगा जिसके ऊपर सरकार को मुश्किल आएगी, जिसको सरकार को डील करना है, अपोजिशन जो मुद्दे उठाएगा और सरकार को डील करना होगा, उन मुद्दों की चर्चा करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एनसीपी टूटी है। अजीत पवार के नेतृत्व में 9 विधायक एनसीपी के मंत्री और उप मुख्यमंत्री, अजीत पवार खुद उप मुख्यमंत्री बने और 8 विधायक मंत्री बने हैं। और अब पार्टी पर कब्जे की बात है, चुनाव चिन्ह पर कब्जे की बात है। दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे हो रहे हैं कि पार्टी हमारी है तो हमारी है। तो ये जो लड़ाई है इसका मुद्दा उठेगा पार्लियामेंट में। अपोजिशन इस बात को लेकर के 17-18 जुलाई की बैठक में चर्चा करने वाली है और शरद पवार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं कि अपोजिशन की सारी पार्टियां मिलकर के इस पर कांग्रेस बीजेपी को सदन में घेरे। ये उसका जो ऑपरेशन लोटस है इस पर सवाल उठाए, सरकार को कटघरे में खड़ा करे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा पिछले 2 महीने से चल रहा है जो मणिपुर की हिंसा का है। मणिपुर की हिंसा में अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए और 60,000 से ज्यादा लोग अलग अलग शिविरों में रह रहे हैं। ये एक तरह की आपदा है और इस आपदा से निपटने के काम में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य की सरकार दोनों अभी तक लगभग असफल रहे। अभी जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है उस समय तक प्रधानमंत्री के जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। गृह मंत्री जरूर 4 दिन रहे थे जाकर के और उन्होंने अलग अलग समूहों से मुलाकात की थी। वो राहत शिविरों में भी गए थे। उन्होंने एक पीस कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उस पीस कमेटी का कुछ नहीं हुआ। 100 सदस्यों की पीस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो पाई। कोई उसमें जाने को राजी नहीं हुआ। उसके बाद में एक सर्वदलीय बैठक की उन्होंने, गृह मंत्री ने, उसमें सभी पार्टियों ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा जाए। उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। राहुल गांधी जाकर के शांति की अपील करके आए और उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की तरफ से नॉर्थ ईस्ट का सारा काम देखते हैं, नेडा के चेयरमैन हैं, संयोजक नेडा के, उन्होंने कहा कि 8-10 दिन में शांति बहाल हो जाएगी। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये शांति बहाल हो जाएगी संसद शुरू होने तक। अगर नहीं होती है बहाली तो उसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद होगा। विपक्षी पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगी। केंद्र सरकार ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति और उनके तबादले का जो फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिल्ली सरकार के हाथ में दिया था वो अधिकार वापस केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया। इसके लिए एक अध्यादेश जारी हुआ था। उस अध्यादेश के मसले पर संसद के दोनों सदनों में, खासतौर से राज्यसभा में बहुत हंगामा होना तय है। वहां राज्यसभा में 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और वहां सरकार के साथ सत्ता पक्ष के जो समर्थक हैं और बीजेपी के अपने लोग हैं, उनके और विपक्ष के बीच में लगभग बराबरी का मुकाबला रहता है। तो वहां एक बड़ा मुद्दा होगा राज्यसभा में। इस बार अध्यादेश का मुद्दा बहुत तूल पकड़ेगा। और उसके बाद ये जो कॉमन सिविल
कोड है जिसको लेकर के अभी सारी तैयारी रही, जो एक उसको लेकर के जो सारी तैयारी हो रही है समान नागरिक संहिता को लेकर के, जिस पर विधि आयोग ने अपनी राय मांगी है और उसके राय के आधार पर उसकी रिपोर्ट आएगी। उत्तराखंड सरकार ने अपनी जो कमेटी बनाई थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की, उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी। प्रधानमंत्री ने जो वकालत की थी इसकी वकालत की थी, उसके आधार पर जो चीजें निकली हैं और जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से जो चीजें निकली हैं, उन सब का लब्बो-लुआब जो होगा उसको लेकर के सदन में, दोनों संसद के दोनों सदनों में बहुत विवाद होना है। ये विपक्ष के मुद्दे हैं, विपक्ष इसके मसले पर जरूर ये मुद्दा जोर शोर से विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। और विपक्ष के साथ सबसे अच्छी बात इस मामले में, इसमें खासतौर से जो ये 3 मुद्दे हैं, इस मुद्दे में जो समान नागरिक संहिता का मुद्दा है वो जो है वो ज्यादा कारगर इसलिए होगा क्योंकि उस मुद्दे पर बीजेपी की और सरकार की समर्थक कई पार्टियां भी ऐसी हैं जो विरोध कर रही हैं, जो अपोजिशन का साथ दे सकती हैं। अगर अपोजिशन पर विरोध करने आता है तो विरोध करने का मतलब है कि शुरू में इस मुद्दे पर अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी तरफ से कुछ चीजें शामिल करवाने के लिए अपोजिशन की कोशिश होगी। अगर विधेयक आ जाता है और उस विधेयक पर चर्चा होती है, उसको पास करने की नौबत आती है, तब कोई पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी। लेकिन उसके पहले कोई बड़ी पार्टी विरोध नहीं करेगी, छोटी छोटी पार्टियां तो जरूर विरोध करेंगी, जिन्होंने अभी विरोध शुरू कर दिया, जिसमें एक मेघालय की पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है एनपीपी, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी है। उसने विरोध किया, उसने कहा है कि ये कानून पूर्वोत्तर के पूरे कल्चर और उसकी वहां के रहन सहन जीवन, उस पर बड़ा निगेटिव असर डालेगा। नागालैंड में भी जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है एनडीपीपी, जिसकी सरकार है, उसने भी इसका विरोध किया है। उसने भी कहा है कि इसका ये पूर्वोत्तर की संस्कृति पर इसका असर होगा, निगेटिव असर होगा। अकाली दल ने इसका विरोध किया है। अकाली दल अभी दोबारा से बीजेपी की सहयोगी नहीं बनी है, लेकिन उसके साथ बातचीत चल रही है, पंजाब में तालमेल करने की, सीटों के बंटवारे की भी बातचीत चल रही है। हालांकि अभी वो बातचीत और तालमेल फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अकाली दल ने इसका विरोध किया। उसकी तरफ से दलजीत सिंह चीमा ने इसकी कई कमियां बताई है। उन्होंने कहा कि ये सिखों की जो संस्कृति है वो इससे प्रभावित होगी। और ये सवाल ऐसे जनरल जो विशेषज्ञों ने भी उठाया है कि अगर ये समान नागरिक संहिता लागू होती है तो जो आनंद कारज होता है या आनंद मैरिज एक्ट है सिखों के लिए, उसका क्या होगा, जिसको बराबर दर्जा दिया गया है और जिसके तहत विवाह को मान्यता दी जाती है और बजाबता संसद से कानून पास हुआ है 2016 में। तो उसको लेकर के भी एक सवाल है। तो अकाली दल हो, एनपीपी हो, एनडीपीपी हो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, एमआईएम हो, ये इस तरह की पार्टियां हैं जो खुल करके विरोध करेंगे। हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टियां भी खुल करके इसका विरोध करें। तो ये मुद्दा हंगामे का होगा जिसके ऊपर कोई सहमति नहीं बनेगी। तो मणिपुर का मुद्दा है, दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश का मुद्दा है, महाराष्ट्र का मुद्दा है और ये यूसीसी का समान नागरिक संहिता का मुद्दा है। ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है और विपक्ष की मांग होगी कि इस पर चर्चा हो, सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, सरकार बताए कि मणिपुर में उसने क्या क्या काम किए हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इस बारे में पूछा है सरकार से कि वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताए कि उसने क्या किया अब तक शांति बहाली करने के लिए। तो ये सवाल उठेगा। महाराष्ट्र को लेकर के हंगामा होगा, वो तय है, वो दोनों सदनों में होगा। एक अध्यादेश का खाली मामला है जिस पर अरविंद केजरीवाल को कई पार्टियों ने समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। तो अगर कांग्रेस रुख स्पष्ट नहीं करती है तो हो सकता है कि लोकसभा में ये बहुत ज्यादा इशू न बने, क्योंकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक सांसद है। बाकी पार्टियां कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन करके ही इस पर कोई भी कार्रवाई करती हैं। कोई भी अपना विरोध करना है या समर्थन करना है या वॉकआउट करना है, हंगामा करना है, ये उस समय तय होता है। और ये तय है कि विधेयक पहले दिन नहीं आने जा रहा है, इसलिए जब तक विधेयक नहीं आ जाता है तब तक हो सकता है कि बाकी पार्टियां वेट एंड वॉच का रुख रखें। अब दूसरी ओर सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार के पास जो सबसे बड़ा जो ये एक संभावना जताई जा रही है कि सरकार जो है समान नागरिक संहिता का कानून ला सकती है। अगर ये लगता है, अभी जो 3 बड़े राज्यों में चुनाव है, उत्तर भारत के राज्यों में जहां लोकसभा में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अगर वहां से ऐसी कोई फीडबैक होगी बीजेपी को कि अगर वहां कुछ नया एजेंडा नहीं लाया जाता है तो नुकसान हो सकता है, तो समान नागरिक संहिता का बिल आ सकता है। तो सरकार पूरी तैयारी के साथ ये बिल लाएगी और ये हो सकता है कि सत्र के दूसरे पार्ट में ये बिल आए। 30 जुलाई तक जो उत्तराखंड का मसौदा है वो आना है। वो 30 जुलाई को सबमिट करेगी जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की जो कमेटी है, वो उत्तराखंड सरकार को, और उसी को आधार बनाना है। कहा जा रहा है कि बिल के तौर पर उसी को आधार बनाया जाएगा। उससे पहले जो लॉ कमीशन के पास जो राय आई होगी, जो 13 जुलाई तक आ जाएगी, उसको लेकर के उस पर एक
जो उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसमें जो छटनी करेंगे, जो कॉमन चीजें होंगी जिस पर सबसे ज्यादा लोगों ने जोर दिया होगा, उसको बिल में किस तरह एडजस्ट करें, इसकी योजना पहले बनेगी। और उत्तराखंड का ड्राफ्ट आने के बाद उसके हिसाब से बिल तैयार होगा, जो 11 अगस्त को पार्लियामेंट का सेशन जिस दिन समाप्त होना है, मानसून सत्र जिस दिन खत्म होना है, उसके पहले लाया जा सकता है। ये भी संभव है कि बिल ला करके छोड़ दिया जाए, ताकि अगले जो आखिरी इफेक्टिव सेशन होगा, जो शीतकालीन सत्र होगा अगले लोकसभा चुनाव से पहले का, उसमें इसको पास कराया जाए। फिर ये राज्यों के चुनाव के लिए नहीं होगा, फिर ये लोकसभा चुनाव के लिए होगा। तो सरकार क्या करेगी ये तय होगा, लगभग 30 जुलाई के आसपास वो तय होगा कि उसमें सरकार क्या करेगी। फिर एक ऑर्डिनेंस का मामला है, जो दिल्ली सरकार वाला ऑर्डिनेंस है, वो ऑर्डिनेंस सरकार को बिल के तौर पर पेश करना है, क्योंकि ये संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के भीतर उसको दोनों सदनों से पास कराना होगा। तो उस मामले को लेकर, वो मामला सब जुडिस भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और उस मामले को लेकर के सरकार को विधेयक लाना है, उस अध्यादेश को कानून बनाने की कोशिश होगी। तो उसकी क्या तैयारी सरकार की होती है, क्योंकि उस पर समूचे विपक्ष को एकजुट करने का काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। कांग्रेस को छोड़ करके सभी पार्टियां एकजुट हुई हैं। तो एक तरह से अगर कांग्रेस अगर इसमें साथ में नहीं जाती है अरविंद केजरीवाल के, तो फिर सरकार का काम अपने आप आसान हो जाएगा। सरकार को फिर ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कांग्रेस ही उसका काम कर देगी। वैसे भी बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा में बिल ऐसे ही पास हो जाएगा ध्वनि मत से। राज्यसभा के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने इतनी मेहनत की है, उन्होंने सभी पार्टियों को जाकर के कहा है कि राज्यसभा में इस सब पार्टियां एकजुट हो जाए तो इस बिल को हराया जा सकता है। हालांकि ये भी एक कहने की बात है, राज्यसभा में भी बीजेपी के पास अपने 91 सांसद हैं, और उसके अलावा अभी जो चुनाव होंगे, अभी 10 सीटों के चुनाव होने का है, उससे कोई समीकरण को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा 91 अपने सांसदों के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, अन्ना डीएमके, बहुजन समाज पार्टी, इस तरह की कई पार्टियां हैं जिनका समर्थन बीजेपी के साथ है। जो मनोनीत सदस्य हैं उनका समर्थन है, कई एक दो सांसदों वाली पार्टियां हैं उनका समर्थन है। तो कुल मिलाकर के 125-30 के करीब एमपी हो जाते हैं सरकार के। बहुमत का आंकड़ा अगर फुल हाउस है, सारे सदस्य मौजूद हैं, तब भी बहुमत का आंकड़ा 122-23 का होता है, और उससे ज्यादा सांसद सरकार के पास है। इसलिए बिल तब भी वहां उसको फेल नहीं करा सकता है। अपोजिशन एकजुट भी हो जाए, कांग्रेस भी सबके साथ मिल जाए, तब भी वो बिल रुक जाए ऐसा नहीं होगा, बिल पास हो जाएगा। लेकिन तब ये होगा कि तब वो खींचतान और वो एक मुकाबला देखने को मिलेगा राज्यसभा में, अगर कांग्रेस भी आ जाती है इसके साथ में। अगर कांग्रेस साथ में नहीं आती है तो वो बिल अपने आप फेल हो जाएगा, उसके लिए सरकार को कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सरकार का मुख्य फोकस जो है इन दो चीजों पर है, एक ऑर्डिनेंस और एक समान नागरिक संहिता के ऊपर। बाकी जो मुद्दे हैं उस पर अपोजिशन का है, जिसको हैंडल करना है, जैसे महाराष्ट्र का मुद्दा है या मणिपुर का मुद्दा, वो अपोजिशन उठाएगा, उसको सरकार कैसे हैंडल करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि इस सत्र में, जो छोटा सत्र है, 20 दिन का सत्र है और 20-21 दिन का, उसमें बहुत स्मूथ नहीं रहना है, बहुत आसानी से सदन नहीं चलना है, सुचारू रूप से नहीं चलना है, जिस तरह से पिछले कई 2-1 सत्रों में हुई हंगामे हुए और सदन स्थगित हुए दोनों, उस तरह की स्थिति इस बार भी दिख सकती है। दोनों के लिए आसान नहीं है, सरकार और विपक्ष दोनों के लिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।